अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में मुल्क की आला अस्करी और सियासी क़यादत शरीक हुई और अहम तरीन इस इजलास में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। इजलास को बताया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है और इसमें अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने अहम रोल अदा किया है। ज़राए हमारे इंकशाफ कर रहे हैं कि इजलास के दौरान चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्की हालात के पेश नज़र खासे दुखी दिखाई दिए। द वर्ड्स यूज्ड वर विजिबली फ्रस्ट्रेटेड विद इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्की मुआशी हालात की खराबी पर तशवीश का इजहार किया। इजलास को बताया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम किनेटिक एक्शन जो है वो लॉन्च कर दें उनके खिलाफ, मीनिंग एन ऑपरेशन फाइट अगेंस्ट देम, मगर मुल्की हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन मुज़ाकरात हैं। इस हवाले से सियासतदानों से इत्तफाक राय पैदा करने का कहा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजलास में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि उन लोगों से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि जो GHQ के कातिल हैं, कि जो ANP के कातिल हैं, कि जो बीबी शहीद के कातिल हैं। PP के एक नुमाइंदे ने इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप जो भी फैसला करें, लेकिन ये जहन में रखिए कि दुनिया हमें ब्लेम कर रही है, दुनिया हमें कसूरवार ठहरा रही है। आप अफगानिस्तान जाकर चाय पीते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, हमारा खुला ओपन बॉर्डर अभी भी मौजूद है, दुनिया हमें मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है। हमें अफगानिस्तान की मदद के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें उनकी तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। इजलास के दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले पर वफाक जो भी फैसला करेगा हम साथ देंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अस्करी हुक्काम ने कमेटी को मुल्क की दाखिली सलामती, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, मगर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस अहम तरीन इजलास में एक बार फिर शरीक नहीं थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी पर भी सवाल उठाया। अपोजिशन जो कलअदम तहरीक लब्बैक से मुआहिदे पर हुकूमत से जवाब लेना चाह रही थी, TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इशू डिस्कस करना चाह रही थी, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के फैसले ने उसे ब्रीफिंग का पूरा रुख ही मोड़ दिया, बल्कि पूरा अगर कहा जाए कि डिस्कशन को रीनेविगेट कर दिया तो गलत ना होगा। नाज़रीन, हमारी जितने लोगों से बात हुई उनका कहना था कि TLP एक सबड्यूड, एक सब इशू बन के रह गया। दूसरी तरफ हमने देखा कि अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह अभी भी उनके मौजूद हैं। जब TTP से मुज़ाकरात का फैसला हो गया है तो फिर पार्लियामान से इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की दरख्वास्त क्यों और कैसे की जा रही है? अफगानिस्तान का पॉलिसी हो, जहां TTP से मुज़ाकरात की बात हो या TLP का मुआहिदा की बात हो, ये सारे इश्यूज यूनिलैटरल डिसीजंस नहीं हो सकते हैं। पार्लियामान, नेशनल असेंबली, सेनेट के अप्रूवल के बगैर इन पे कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। हमारे ही प्रोग्राम में साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। आप वज़ीर दिफा रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात होने की बात कर चुके हैं वज़ीर आज़म ऑन इंटरनेशनल मीडिया, नॉट इन पार्लियामेंट अनफॉर्चुनेटली। अब क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली राइट नाउ? आप लोगों को कई खबर थी कि ये मुज़ाकरात जो है शुरू हो चुके हैं? Who is he to forgive these people? हमारा जो कानून है, हमारी जो शरीयत है, वो इस चीज़ को ले डाउन करती है। जिनके शहीद हुए हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, परसों शहीद हुआ एक नौजवान बच्चा जो है कैप्टन, मेरा कल भी शहीद हुए हैं। तो एक्चुअल जो अनलीश जो है उन्होंने कर दिया हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जो मामला जो हैं, और उन्होंने अगर हमने उनको ज़रबे अज़्ज़ या रद्दुल फसाद के सिलसिले में हमारी अफवाज ने डिड ए वेरी गुड जॉब। दे वर बैठे हुए थे एंड दे वर अलाइज ऑफ द पीपल हु हैव कैप्चर्ड काबुल नाउ, यहाँ जो वहाँ पे TTA वाले जो है अब वो वापस आ रहे हैं। वो उनके अलाइज थे, उनके साथ मिलके उन्होंने जो भी काबुल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। पार्लियामेंट को क्यों बाईपास करते हैं? पार्लियामेंट को कंसेंसस वहाँ पे क्रिएट करें। जो मेजर डिसीजन है इस कौम के मुस्तक़बिल के बारे में, इस कौम की इज़्ज़त के बारे में, वक़ार के बारे में, उसको पार्लियामेंट का फॉर गॉड से डोंट डिस्कार्ड दिस इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त बहाल करें, इस इंस्टीट्यूशन को ओमनीपोटेंट बनाएं।
ओमनी पोटेंट तो दूर की बात है, आज भी नाज़रीन कोई डिटेल्स किसी भी मुआहदे, किसी भी एग्रीमेंट के हवाले से शेयर नहीं की गई। अपोजिशन जहां तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुआहदे को खुफिया करार दे रही थी, वहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुआहदे को भी खुफिया करार दे रही है। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के खदो खाल नुकात, किन नुकात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या TORs हैं, कितनी पेशरफ्त हुई है, TLP के साथ क्या मुआहदा तय पाया है, अब मुस्तकबिल में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इस हवाले से इजलास को बारहा सिरे से ब्रीफ नहीं किया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से सबसे पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तालिबान को पेशकश की कि अगर वो आईन पाकिस्तान को तस्लीम कर लें तो रियासत उन्हें आम माफ़ी दे देगी। सर मैं ऐसी प्यार थी, क्या TTP अब कोई थ्रेट नहीं है हमारे लिए? नहीं, TTP है थ्रेट। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं रहे हों, सबसे पहली तो बात वो है, वो अपनी आइडियोलॉजी वो TTP वाली छोड़कर पाकिस्तान के आइन की पाबंदी करने के एतबार से आना चाहें तो हुकूमत सोच सकती है कि कोई माफ़ी का डिक्लेरेशन करे। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी तालिबान को यही पेशकश की और बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान के कुछ ग्रोह के साथ हथियार डालने के लिए बातचीत कर रही है। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. पूरी दुनिया को बताया जा रहा था, इंटरनेशनल मीडिया को बताया जा रहा था, इंटरव्यूज़ में बताया जा रहा था कि हम आम माफ़ी देने को तैयार हैं, हम मुज़ाकरात जो हैं वो करना चाह रहे हैं, हम मुज़ाकरात इनिशिएट कर चुके हैं कुछ ग्रुप से। नहीं पता था तो इस मुल्क की पार्लियामान को नहीं पता था, और अगरचे वज़ीर आज़म इंटरनेशनल सतह पर इसकी तस्दीक कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ तालिबान की जानिब से बयानात भी सामने आ रहे थे कि माफ़ी तो गलती पर मांगी जाती है और हमने कभी दुश्मन से माफ़ी नहीं मांगी। रियासत के नेशनल एक्शन प्लान जैसे मुतफ़िका फैसले के बाद तालिबान से मुज़ाकरात का ये अमल अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर शुरू किया गया कि जिस पर अपोजिशन की तरफ से इंटरनेशनल सतह पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। Unfortunately, ever since the recent developments in Afghanistan, the Pakistani parliament has not met on this particular issue. मुज़ाकरात की ये पेशकश उस तहरीक तालिबान को की गई कि जिसके खिलाफ रियासत ने ज़रबे अज़ब, रद्दुल फ़िसाद, राह हक और राह राज जैसे ग्रैंड ऑपरेशंस किए कि जिसमें पाक फौज के सैकड़ों जवानों ने जामे शहादत नोश की और कौम ने 70,000 जानों का नजराना पेश किया। ये वही तंजीम है कि जिसके साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 24 अप्रैल 2004 को पहली बार अमन मुआहिदा किया गया। इस मुआहिदे को शक़ई अमन मुआहिदे का नाम दिया गया और ये मुआहिदा नेक मोहम्मद के साथ किया गया कि जिससे मुतल्लिक ये इल्ज़ाम था कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर कातिलाना हमला उसी ने करवाया था। इस मुआहिदे के तहत नेक मोहम्मद के साथियों को रिहा भी कर दिया गया और जंगजुओं में रकम भी तकसीम की गई। रियासत पाकिस्तान ने नेक मोहम्मद से गैर मुल्की जंगजुओं की फहरिस्त तलब की, मगर बादज़ां तहरीक नेक मोहम्मद ने यह फहरिस्त देने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इस शक़ई अमन मुआहिदे ने अलकायदा और कबायली इलाकों में उनके इत्तेहादियों को स्पेस दी, मज़ीद स्पेस दी और उन्हें मजबूत किया। फिर फरवरी 2005 में जनूबी वज़ीरिस्तान में ही सररोगा अमन मुआहिदा हुआ। ये मुआहिदा तहरीक तालिबान के सरबरा बैतुल्लाह महसूद के साथ किया गया। बैतुल्लाह महसूद ने हुकूमती एहलकारों और दफातर पर हमले ना करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन इसके बदले में बैतुल्लाह महसूद के साथियों को माफ़ी भी दी गई, लेकिन खुदकुश हमले कम होने की बजाय बढ़ते चले गए। इसी दौरान बैतुल्लाह महसूद की सरपरस्ती में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दाग बेल डाली गई और बैतुल्लाह महसूद हमले में जब मारे गए तो वो अपने नायब हकीमुल्लाह महसूद के लिए मजबूत तरीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोड़ गए। रियासत पाकिस्तान ने इसके बाद मई 2008 में
तीसरा बड़ा स्वात अमन मुआहिदा किया। 16 नुकात पर मुश्तमिल ये मुआहिदा तय पाया, मगर चंद दिन बाद ही मुल्ला फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। ये भी रिकॉर्ड पर है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फरवरी 2009 में स्वात में तालिबान के शरीयत पर मबनी निज़ाम अदल नाफिज करने पर मान गई थी, कि जिसके बाद मुल्ला फजलुल्लाह ने सीज फायर का ऐलान भी किया, लेकिन ये मुआहिदा भी नाकाम हो गया। नाज़रीन, इन बड़े और तहरीरी मुआहिदों के अलावा तालिबान से कई गैर तहरीरी अनरिटन मुआहिदे भी किए गए। इन गैर तहरीरी मुआहिदों में से एक 2006 में सरारोगा की तर्ज पर शुमाली वजीरिस्तान में हाफिज गुल बहादुर के साथ किया गया। 2008 में यह मुआहिदा दोबारा किया गया, मगर 2014 में हाफिज गुल बहादुर ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मुआहिदा तोड़ दिया। इसी तर्ज का और इसी तरह का एक अमन मुआहिदा खैबर डिस्ट्रिक्ट में लश्कर इस्लाम मंगल बाग और अंसारुल इस्लाम काजी महबूब ग्रुप के साथ भी किया गया था। यह मुआहिदा भी ज़्यादा अरसा ना चल सका। और फिर 2008 में बाजौड़ में हमने देखा कि फ़कीर हुसैन के साथ भी मुआहिदा किया गया। वो भी उसकी भी अल्टीमेटली वही किस्मत थी जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और सारे मुआहिदों की हुई। तारीख का ये सबक अजबर होने के बावजूद वंस अगेन एक बार फिर रियासत पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है, मगर उनका और इन टॉक्स का इस दफ़ा डायलॉग का ज़ामिन गारंटर कौन होगा? और अगर मुज़ाकरात ही हल है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ये बड़े बड़े इजलासों के अंदर इनको मिलिटेंट ग्रुप्स कह के इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के फैसले और ऐलानात क्यों किए जाते हैं? और अगर सो कॉल्ड बताया गया था हमें फ्यू ईयर्स अगो टूटी कमर वाले तालिबान से मुज़ाकरात का अब फैसला कर ही लिया है, तो अब पार्लियामान से इत्तफाक राय की अपील क्यों की जा रही है? द डिसीजन हैज़ बीन मेड। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉरेन अफेयर्स, आज भी इजलास में मौजूद थे। हमें सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाई दीजिएगा सबसे पहले कि इमरान खान साहब तो दहशतगर्दी की जंग में शमूलियत के फौरी बाद ही अपना माइंड पूरी दुनिया को बता चुके थे। ही इज़ वेरी प्रो टॉक्स, वो मुज़ाकरात में यकीन रखते हैं। बहुत गिले शिकवे रहे, अपोजिशन के एतमाद में नहीं लिया जा रहा, देर आए दुरुस्त आए, आज एक एतमाद में ले लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के अंदर जो भी आज गुफ्तो शनीद हुई है, क्या आपकी तसल्ली है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जॉइंट सेशन नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें हम शरीक ज़रूर हुए और हमने सुना, हमें ब्रीफिंग भी दी गई, लेकिन हस्बे मामूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस मीटिंग से गायब थे। एक दफ़ा फिर उन्होंने वही डिविसिव रोल भी प्ले किया, मुल्क के वज़ीर आज़म बनने से इनकार किया और इन मखसूस हालात में और इनसे पहले भी जो हम पे मुश्किल वक्त रहे उनमें माजी की तरह उनकी हाजिरी नहीं थी। आज भी जनरल बाजवा को उनकी जगह उनका रोल फिल इन करना पड़ा। वज़ीर आज़म वहाँ पर होते तो वज़ीर आज़म से हम ये ज़रूर कुछ सवालात भी करते, उनसे भी जानने की कोशिश करते कि भारत और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और साथ ही साथ उनका काम है कि वो ना सिर्फ कौम को एतमाद में लें बल्कि ऑपोजिशन को भी एतमाद में लें। तो एक दफ़ा फिर मायूसी हुई वज़ीर आज़म के वहाँ पर ना होने से। बाहर तौर हमने जो तमाम ब्रीफिंग थी उसमें हिस्सा भी लिया, सवाल जवाब भी हुए और खुलकर एक दूसरे का मौक़िफ़ जानने का मौका ज़रूर मिला। अब इसमें अगला स्टेप तो मेरे ख्याल से यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अंदर इस गुफ्तगू को जारी रखेंगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मीटिंग का जो मकसद था वो था ही ये कि खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर नशिस्त की जाए, जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उभरती हुई उन पर गौर किया जाए और उसमें सब लोगों का इनपुट आना चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इवेंचुअली उनके असरात पाकिस्तान पर भी होने हैं, तो इन सारी चीज़ों पर एक तफसीली गुफ्तगू हुई।
مجھے سینیٹر صاحب فرما دیجیے گا کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کے حوالے سے تو آپ بڑے کلیئر مائنڈڈ تھے. آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے باہر نکل کے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ یونیلیٹرلی حکومت کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی, بٹ بینگ ان سائڈ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ غم و غصہ تھا کہ یہ ہمارے شہداء, ہمارے پاک فوج کے شہید ہوں, بی بی شہید ہوں, ANP ٹارگٹ ہو, ان سے مذاکرات کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ بھی اس کے اوپر بڑا اپنا دو ٹوک موقف رکھ چکے ہیں, قائم رہیں گے؟ دیکھیے, میرا ابھی بھی جو میرا ذاتی موقف ہے وہ میں ایک دفعہ پھر بیان کیے دیتا ہوں کہ ہم نے اس جنگ میں جو پچھلے 2 دہائیوں میں پاکستان میں رہی, ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہماری فوج, ہماری سیکیورٹی فورسز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, عوام, پولیٹیکل پارٹیز, کوئی معاشرے کا ایسا طبقہ نہیں تھا کہ جو ان ظالموں کے ظلم کا شکار نہ ہوا ہو. ہم نے باہر طور بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, 80,000 کے قریب شہادتیں دی ہیں, اور یہ ایشو ایسا ہے کہ جس پر میں ذاتی طور پر اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں قطعاً ان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہیے. ہم ابھی ریسنٹلی جو TLP کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا, ان کا کالعدم کا سٹیٹس ختم کیا گیا, تو تاثر اور پرسیپشن اس وقت یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت گھٹنے ٹیکے ہوئی ہے ان قوتوں کے سامنے. تو اس بیک گراؤنڈ میں جب ہم کسی بھی مذاکرات کا, اور خصوصی طور پہ اس جماعت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کریں گے جن کے ہاتھ پر ہزاروں پاکستانیوں کا خون ہے, تو یہ تاثر اچھا نہیں جائے گا. یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ میرا ذاتی خیال ہے. باہر طور آج ہمیں بریفنگ دی گئی, اور جیسا میں نے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انہوں نے بریفنگ لی, اس میں حصہ لیا, اپنے سوالات بھی کیے, ان کے جوابات بھی ملے. تو اب انٹرنل ڈسکشنز اس کے اوپر ہوں گی, اور اسی کے بعد ہی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا موقف سامنے رکھیں گی کہ ہم کس مقام پر. سینیٹر صاحب, مجھے یہ بہت تعجب ہوا کہ ایک تو اتنی دیر بعد اعتماد میں لیا گیا, اور اس کے بعد بھی کوئی چیدہ نکات یا خد و خال جو ہیں اگریمنٹس کے, معاہدوں کے, وہ آپ کو نہیں بتائے گئے. میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے, چاہے تحریک لبیک پاکستان سے معاہدہ ہو جو آف کورس اوور شیڈو ہو گیا جب TTP کی بات آ گئی ہے معاہدے کی, مگر یہ معاہدہ تو جاری ہے. اس کے خد و خال یا اس کے TORs کے اوپر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اتنا بڑا پلیٹ فارم, عسکری قیادت, سویلین قیادت کی حاضری, اور پھر بھی نو ڈیٹیلز. دیکھیے, میں اس کا جواب ہاں یا نہ میں تو نہیں دے سکتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں جو ڈیبیٹ ہے اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے. کلوز ڈورز کے اندر جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں, جو گفتگو ہوتی ہے, قوم کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, گفتگو کس جانب بڑھ رہی ہے, حکومت کا کیا کردار ہے, اور اپوزیشن کیا سوالات پوچھ رہی ہے. یہ باہر طور یہ جو انٹریکشن ہے کہ جس میں تمام فوجی قیادت اور سویلینز پارلیمان میں بیٹھ کر ایک تھریڈ پیئر ڈسکشن تو ضرور کریں, یہ ایک اچھا عمل ہے. لیکن اس گفتگو کے جو محرکات ہیں, اس گفتگو کے نتیجے میں ہونے والی جو بحث ہے, وہ اس قوم کا جاننے کا حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح آپ کے پروگرام میں آپ مجھ سے سوالات پوچھ رہی ہیں, اور بہت سی ایسی باتیں شاید جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں نہیں کر سکتا, قانونی طور پہ نہیں کر سکتا. تو عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. اور ہم کوئی سارے جو تمام حضرات وہاں پر میٹنگ میں موجود تھے, ہم عقل کل تو ہیں نہیں. میڈیا میں جب یہ بات آئے گی, میڈیا اپنی اس کے اوپر, ہمارے ہاں بڑے سلجھے ہوئے صحافی ہیں جن کی بین الاقوامی امور پر بڑی گہری نگاہ ہے, ان کی رائے سامنے آئے گی, تو پھر اس سے مل جل کر ایک بہتر راستہ نکلے گا, اور اس کی اونرشپ جو ہے وہ بھی ہوگی. تو میرا تو موقف یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی وزیر اعظم ان موقعوں پر میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ جی, وزیر اعظم کو ایک بہتر رول پلے کرنا چاہیے تھا, اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے مایوس کیا. بالکل ایسا ہی ہے, مگر مجھے آپ ہمیں اعتماد میں لینا چاہتے ہیں, مگر کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے سینیٹر صاحب؟ آپ خود جانتے ہیں کہ کون سے نکات پہ اور کن TORs کے اوپر تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں, کون ضامن ہے, what's the way forward, do you know the details? دیکھیے, کیا خد و خال, اب اس میں جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ہمارے علم میں ہے. خد و خال تو شاید جو مرضی ہوں, لیکن اس کا نتیجہ تو ہمارے سامنے ہے کہ آج ہمارے سامنے ڈی مورلائزڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ڈی مورلائزڈ پنجاب پولیس ہے,
اپنے جوانوں کی شہادت دینے کے بعد بھی جو پنجاب پولیس کے افسران ہیں ان کے پاس ان کے شہداء کے لواحقین کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. اسی طرح ہم سیاستدانوں کے پاس یہ جو پرسیپشن کریٹ ہوا ہے ریاست کے گھٹنے ٹیکنے کا, کالعدم کا سٹیٹس ختم کرنے کا, آپ دیکھیے کہ آج سے ڈیمانڈز آنا شروع ہو گئی ہیں اور کالعدم جماعتوں نے اپنے بیان دینے شروع کر دیے ہیں کہ جناب اگر آپ ایک کا کالعدم سٹیٹس ختم کر سکتے ہیں تو پھر ہمارا کیا قصور ہے, ہمارے ساتھ بھی ایکول ٹریٹمنٹ رکھی جائے اور ہمارے بھی کالعدم کے سٹیٹس ختم کیے جائیں, ہمیں بھی شیڈول 4 سے نکالا جائے. تو خد و خال کو تو آپ ایک جانب رکھیے, جو اس کے نتیجہ ہے, جو اس کے کانسیکوینسز ہیں, ہم نے تو وہ ابھی سے بھگتنے شروع کر دیے. مگر سینیٹر صاحب, ایوب خان نے ہوائی اڈے دیوں روس کی جاسوسی کے لیے, پرویز مشرف نے دے دیوں اجازت کے بغیر, ایون پی ایم ایل این کے دور میں یمن کے ساتھ جنگ کے اوپر ایک بیان دیا ہو, اس کنٹروورسی کے بعد پارلیمان کا رخ کیا ہو. آئی مین ایچ اینڈ ایوری ٹائم, اور ادھر ونس مور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان سے بالا ہی فیصلے کر لیے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے اس تشویش کا اظہار کیا اندر بیٹھ کے؟ ایک تو چیف ایگزیکٹو موجود نہیں ہے, کنسنسس کی اپیل چیف عوامی سٹاف کر رہے ہیں, اور معاملات تو طے پا گئے ہیں, آپ لوگوں کو تو صرف معذرت کے ساتھ ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے ایوب خان صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے, پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھے, جنرل ضیاء تھے, جو کچھ امریکنز کو اور دیگر جو ان کو جو سہولیات دی گئیں, وہ ظاہری بات ہے جب فرد واحد ہوتا ہے حکمران تو فرد واحد کی اپنی, اور خصوصی طور پہ جب وہ غیر قانونی طور پر اور غیر آئینی طور پر حکمران بن کر بیٹھا ہو, تو اس سے مفادات حاصل کرنا, اس سے ریلیکسیشنز لینا بہت آسان ہوتا ہے. پارلیمان کو کبھی پاکستان میں فوقیت نہیں دی گئی. باہر طور جب پارلیمان موجود ہو, جمہوری دور ہو, تو اس میں پھر اس طرح کے فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایونچولی پھر ان کی اونرشپ, پولیٹیکل اونرشپ چاہیے ہوتی ہے. اور اس وقت میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ جو بڑے فیصلے ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ بغیر پولیٹیکل اونرشپ کے کامیاب نہیں ہوں گے. کوئی بھی ایک سیاسی جماعت, اور خصوصاً وہ سیاسی جماعتیں کہ جنہوں نے اس ضمن میں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, اپنے لیڈران کی قربانیاں دی ہیں, تو تمام سیاسی جماعتوں کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اور اگر سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کیے بغیر اگر اس ضمن میں آگے بڑھا گیا تو پھر اس کے بھی نتائج اچھے نہیں ہوں گے, ہم اور پولرائزیشن کی طرف جائیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی, یونیلیٹرلی فیور میں نہیں ہے کوئی بھی فیصلہ لیا جائے, اور اس بار بھی قائم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح آج کہا گیا آج کے اجلاس میں کہ جو زنجیریں ہیں غلامی کی وہ ہم آج بھی نہیں توڑ سکے. یہ ریفرنس دیا جا رہا تھا, اشارہ کیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف, چینز آف سلیوری سو ٹو سے, وہ ہم نہیں توڑ سکے کیونکہ امریکہ آج بھی ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. آج بھی ہمارے جو کال و فیل میں تضاد ہیں وہ دنیا کو تضاد دکھائی دے رہا ہے. اس چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اجلاس کے اندر. یہ کہا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک اوپن بارڈر جو ہے اس کو قائم رکھیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چائے پئیں وہاں جا کے. اور یہ ریفرنس تھا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طرف, جو ان کی ایک ویڈیو اور پکچر بھی آئی تھی جس کو دنیا بھر کے اندر اچھالا گیا تھا. یہ کہا گیا آج اجلاس میں کہ ہم ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے ضرور بات کر سکتے ہیں, لیکن ترجمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تحریک طالبان پاکستان کی, ان کی ایڈوکیسی نہیں کرنی چاہیے. بین الاقوامی دنیا سے اپنے روابط اور اپنی ایڈوکیسی افغان طالبان کو خود کرنی پڑے گی. اور شاہد خاقان عباسی بھی ایک مومنٹ کے اوپر اینڈ میں ٹورڈز دا اینڈ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں افغانستان کے لوگوں کے لیے سوچنا ہے, افغانستان کے لیے سوچنا ہے. ایک بار پھر سرزمین کو پولیٹیکلی استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہرحال کنسنسس کریٹ کیا جائے, یہ چیف عوامی سٹاف کی آج ریکویسٹ تھی. بات کرتے ہیں سینئر صحافی سلیم صافی صاحب سے کہ ان کے پاس کیا خبریں موجود ہیں. سلیم صافی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. وزیر اعظم آج بھی غیر موجود رہے, کنسنسس کی بات چیف عوامی سٹاف کر رہے تھے. اینی آئرنی دیر سر؟ دیکھیے میرا ایک حوالے سے تو مختلف نہیں تھا, کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی پرائم منسٹر نے اس میں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی, اور اب کے بار بھی انہوں نے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی. دوسرا, پچھلی مرتبہ کچھ گفتگو تلخ تھی, لیکن اب کے بار جو ہے مجھے کسی سائٹ سے بھی کسی تلخ گفتگو کی کوئی اطلاع نہیں ملی. اور مجموعی طور پر میرے خیال میں جو نیریٹو ان کو دیا گیا اور جو بیک گراؤنڈ ان کو دیا گیا
تو ایپس اینڈ بٹس کے ساتھ کم و بیش تمام لوگوں نے اس سے I mean, there's not much else that can be done نا سر. مگر مجھے بتائیے سلیم صافی صاحب, ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں ابھی؟ ہم پروز اینڈ کونس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ آپشن ایز آف رائٹ ناؤ کیا ہے ہمارے پاس ادر دین ٹاکس؟ دیکھیے مہر, ایک تو المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی نہ اپنی غلطی کا پھر اعتراف کرتا ہے اور نہ اس پہ قوم سے معافی کی زحمت بھی گوارا کرتا ہے. اس قوم کو پچھلے 15-16 سال میں یہ نیریٹو بیچا گیا جس میں خود عمران خان صاحب بھی سر فہرست تھے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اچھے ہیں, یہ برے ہیں. اور جو چند ایک طالب علم یہ گزارش کرتے رہے کہ بھائی یہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں, وہ ایک سکے کے دو رخ ہو سکتے ہیں لیکن ان کے بنیادی نظریات, عقائد یہ سب ایک ہیں. اور ٹی ٹی پی کے لوگ جہاں پاکستانی ریاست سے لڑ رہے تھے تو وہاں وہ افغان طالبان کے شانہ بشانہ نیٹو فورسز اور افغان حکومت سے بھی لڑ رہے تھے. اور ان کے امیر المومنین کو وہ مولانا نیک محمد سے لے کے بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود اور اب مفتی نور ولی تک اپنا امیر المومنین سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ مفروضہ گڑھ لیا گیا تھا اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ جس دن افغان طالبان ادھر آئیں گے تو وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے پاکستان کے حوالہ کر دیں گے. لیکن اب ظاہری بات ہے کہ جو میری طالب علمانہ رائے ہے اس کے مطابق تو وہ کبھی بھی 1000 سال میں بھی ٹی ٹی پی کے خلاف طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں, نہ ان کو ناراض کر سکتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کا مورال بھی بوسٹ ہو گیا طالبان کی پتہ سے, ان کو پورا افغانستان بھی میسر آ گیا. تو اب پاکستان کی حکومت کے پاس 2 آپشنز ہیں یا ریاست کے پاس. ایک یہ کہ افغان طالبان کو بھی ناراض کرے اور ٹی ٹی پی سے بھی جنگ چھیڑ دے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل حل نکال دے. تو میری معلومات کے مطابق افغان طالبان بھی ان کے خلاف طاقت کے استعمال سے تو معذوری ظاہر کر رہے ہیں. البتہ انہوں نے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ ہماری خواہش ہوگی کہ ٹی ٹی پی اور آپ لوگوں کی صلح ہو جائے. تو اس میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ کردار ادا کر رہے ہیں. میری معلومات کے مطابق پہلے بھی معاملات کافی آگے بڑھے تھے, لیکن پھر جب عمران خان صاحب نے وہ ٹی آر ٹی کو انٹرویو دے دیا اور ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے دنیا کو بتا دیا, تو اس کی وجہ سے وقتی طور پر وہ پروسیس ڈیریل ہو گیا تھا اور جو مختلف انوالو فریقین تھے وہ بھی امبیرس ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد معاملے کو دوبارہ ٹریک پہ لایا گیا. اس کی بات کریں گے کہ کیوں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا, مگر اب آپ آپشنز پہ آئیے گا ذرا. تو رائے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کل ایک ہی دن پہلے ٹی ایل پی کا معاملہ ہو گیا ہے تو پھر تو ایک کے لیے جو کلیہ ہے وہ سب کے لیے وہ کلیہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میرے خیال میں تو ٹی ٹی پی کے معاملے پہ اب ریاست کے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل حل نکالا جائے. سو داعش خراساں افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اٹیکس اور حملے جو ہیں انہوں نے بڑھا دیے ہیں, طالبان کو وہ اٹیک کر رہے ہیں براہ راست. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ تحریک طالبان پاکستان کے بھی کچھ ایسے دھڑے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو داعش میں شامل ہو رہے ہیں. کیا وہ ابھی مضبوط پوزیشن میں ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ ابھی ایک بیٹھک کریں گے, اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا اور پھر اعلامیہ نکالا جائے گا. آدھے in a position of strength right now? نہیں, یہی تو ہے کہ ان کی پوزیشن کافی اسٹرینتھن ہو گئی ہے. ایک یہ کہ پہلے وہ جو 2-3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے تو پچھلے چند ماضی قریب میں وہ دوبارہ ایک ہو گئے ہیں, ری گروپ ہو گئے ہیں. انہوں نے مفتی نور ولی کو اپنا امیر المومنین مان لیا ہے. دوسرا میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ افغان طالبان کی وکٹری سے ان کا مورال بھی بوسٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ان کو افغانستان میں اب آزادی کے ساتھ ایکٹیویٹیز کا موقع مل گیا ہے. پچھلے کئی سالوں میں وہ اپنی شورا کا اجلاس نہیں کر سکے تھے, لیکن ماضی قریب میں انہوں نے 2-3 اپنے شورا کے اجلاس کیے, یعنی ان کی کوآرڈینیشن پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. تو وہ تو یقیناً اس وقت ٹی ٹی پی کے لوگ 8 سال پہلے
जिस पोजीशन में थे उसकी बनिस्बत आज बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। अलबत्ता ये है कि मैं नहीं समझता कि वो अफगान तालिबान की असर से आज़ाद हैं या हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक दाइश का ताल्लुक है तो दाइश का तो टीटीपी का दाइश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और दाइश तो अफगान तालिबान से लड़ रही है। अलबत्ता टीटीपी का अफगान तालिबान से ताल्लुक भी है और वो उनके अमीरुल-उल-मोमिनीन को अपना अमीरुल-उल-मोमिनीन समझते हैं। एक उज़र इस वक्त अफगान हुकूमत जो टीटीपी के साथ सख्ती न करने के लिए पेश कर रही है तो वो ये भी है कि अगर हम टीटीपी को ताकत के जरिए उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका खतरा है कि वो लोग यहाँ से दाइश की तरफ चले जाएंगे। ऐसा ही है ऑफ कोर्स। ये वल्नरेबिलिटीज़ तो हैं, फॉल्ट लाइंस तो हैं, बड़ा एक फाइन लाइन है जो बैलेंस करनी है अफगान तालिबान ने भी। मगर दैट बीइंग सेड, देखिए मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारी खबर के मुताबिक आज कहा सबको कि कंसेंसस बिल्ड करें आप लोग। किस तरह का कंसेंसस सलीम साफ़ी साहब? ये मुज़ाकरात तो शुरू हो चुके हुए हैं, दे आर इन प्रोसेस राइट नाउ। सो किस चीज़ का कंसेंसस मजीद डेवलप करना है? आई मीन इसमें डिबेट की गुंजाइश तो रह नहीं गई और अभी तक क्या डिसाइड हुआ है और क्या किस चीज़ पे और गौर व फिक्र हो रहा है, ये भी शेयर नहीं किया गया इस तफसील को। मुज़ाकरात का फैसला हो चुका है या होगा नहीं, मुज़ाकरात हो रहे हैं एग्जैक्टली और काफ़ी अरसे से हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि काफी पेशरफ्त भी उसमें हो चुकी थी, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब वगैरह उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, वो जब उनको खबर मिली तो वो इस तरह के मामलात की नज़ाकतों को नहीं समझ रहे तो उन्होंने टीआरटी को इंटरव्यू देके उसको डिस्क्लोज कर दिया। हालांकि हम जैसे तालिब इल्मों ने उन मामलात को अपने सीनों में दबा के रखा हुआ था। तो उसके बाद दोबारा वो प्रोसेस शुरू हुआ है और अब दोबारा काफी उस हवाले से पेशरफ्त हो चुकी है। सुबह इस कमेटी के इजलास से पहले मैंने एक ट्वीट की थी और उसमें मैंने अर्ज किया था कि आज कल में कोई बड़ी खबर आने वाली के है, हवाले से बड़ा ऐलान मुतवक्के है जनाब। तो वो फवाद चौधरी साहब का हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बयान तो आ गया और अब टीटीपी की तरफ से भी एक उसके रिस्पांस में बयान मुतवक्के हैं। तो मुज़ाकरात तो हो रहे हैं मगर आगे क्या करना है, आगे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर लैक ऑफ कंसेंसस या गिले शिकवे तो शुरू हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इज द फर्स्ट वन टू वॉइस हिज रिजर्वेशंस। यही तो देखें अलमिया है, एक तो ये कि टीटीपी के साथ तो अभी तक मुआहदा नहीं हुआ है। टीटीपी के साथ अभी तक सिर्फ प्रोसेस शुरू हुआ है और प्रोसेस पे किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। अगर मामला मैच्योर हो जाने की सूरत में स्टेट कोई ऐसा मुआहदा करती है कि जिससे स्टेट की अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो रही हो या फिर ये कि उससे उल्टा स्टेट कमजोर हो रही हो या फिर उससे खूनरेजी और जंग का खात्मा ना हो रहा हो, तो उस सूरत में फिर एतराज सबका हक बनता है। ठीक है। अभी तो उस हवाले से सिर्फ उनको इब्तदाई जो मालूमात थी वो उनके साथ शेयर की गई, अफगानिस्तान की सूरत हाल की भी, अफगान तालिबान की भी और टीटीपी की कुव्वत और ताकत की भी और उनके इन्फ्लुएंस की भी, और उनके साथ अभी तक इंगेजमेंट का सिर्फ उनको बताया गया। तो अभी तो मेरे ख्याल में वो नतीजा खेज होने में उसका काफी वक्त लगेगा। ठीक है। और जो मुआहिदा होगा तो उस हवाले से फिर कौम को और खुसूसन मुतासिरीन को एतमाद में लेना जरूरी है। लेकिन ये जो टीएलपी का तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ हो चुका है वो तो मुआहिदा हो चुका है और उस पे अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन वो न सिर्फ ये कि मुआहिदे के बाद कौम के साथ शेयर की गई, बल्कि आज इतनी एक जिम्मेदार कमेटी थी और उसमें भी इन कैमरा ब्रीफिंग थी, तो उसमें भी उनके साथ शेयर नहीं किया गया। तो ये हमें भी समझ नहीं आ रही कि उस मुआहिदे को क्यों छुपाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, अहम तरीन बात करेंगे इशू के ऊपर आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान चाहे गंदम का बहरान हो या फिर चीनी की बढ़ती कीमत, महंगी होती बिजली हो या फिर बढ़ता डॉलर और पेट्रोल की कीमतें, हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारी या तो फिर माफियाज पर डाली जाती रही है या फिर सिंध हुकूमत पर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिन का आगाज़ हुआ हसन खावर साहब की तरफ से, जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत को, और शाम को हमाद अजहर साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुल्क में बढ़ती चीनी की कीमत को साजिश करार देते हुए हमें बताया गया कि ये सब सिंध हुकूमत और शुगर मिल एसोसिएशन के गठजोड़ के नतीजे में सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन, उसके बाद हमने देखा कि सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी का ये कहना और ये बयान सामने आया कि चीनी बहरान की वजह बहरहाल इमरान खान की नाअहली है। हम आपके सामने हकायक पेश करते हैं कि चीनी क्यों, कब और किसकी वजह से महंगी होती चली गई है। गुज़िश्ता साल मुल्क में चीनी बहरान के नतीजे में बनने वाली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर खान तरीन, मुनस इलाही, ओमनी ग्रुप, खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त के भाई उमर शेरियार को चीनी बहरान का जिम्मेदार करार दिया, मगर फिर जहांगीर खान तरीन के अलावा किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इमदादी कीमत में कमी, किसानों को गन्ने के वजन में कटौती और कच्ची पर्ची और कमीशन एजेंट और डबल बुक्स का, इन सारी चीज़ों का तफसीली जिक्र किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने हमें बताया कि काबीना ने रिकवरी करके पैसे अवाम को देने की सिफारिश करने का ऐलान भी कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स फिर वही हुआ कि जो पाकिस्तान में होता है हमेशा, शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर हुक्म इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर ले लिया गया। सवाए 10 शुगर मिलों के बाकी किसी मिल का ऑडिट नहीं किया गया, इवन दोज मिल्स जो कलीदी थी। इस हवाले से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई, मुलाहिजा कीजिए। अब तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर इंक्वायरी कमीशन ने इन शुगर मिलों में से कुछ मिलों की फोरेंसिक ऑडिट का फैसला किया और एक फहरिस्त तैयार की है। जहांगीर तरीन के अलावा बाकी तमाम शुगर मिल मालकान वो हैं कि जिनका कोई तगड़ा सियासी और असर रसूख नहीं, या उनकी कोई छोटी मोटी मिल उठाई गई है जिसने एक्सपोर्ट ही नहीं किया। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी इलाके यानी कि रहीम यार खान में इत्तेहाद शुगर मिल, जो चौधरी मुनीर और मखदूम ब्रादरान की मलकियत है और गुजरात के चौधरी शराकतदार हैं, इसमें मजीद तहकीक के जुमरे से बाहर है। हाँ, अलबत्ता मजीद ऑडिट के लिए इन शुगर मिलों को भी शामिल कर लिया गया है कि जो हुकूमत की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी के बेनिफिशियरी सिरे से थे ही नहीं। और मजीद ऑडिट के लिए सर फहरिस्त एक और ऐसी मिल अलायंस भी है कि जो घोटकी में है, जिसका भी आपको बताया, जिसका 2018 में चीनी बरामद एक्सपोर्ट करने में कोई हिस्सा ही नहीं था सिरे से। मतलब कि अगर ऑडिट हुआ भी तो मालकान मखदूम ब्रदर्स जो है, मखदूम ब्रदर्स साथ चौधरीज गुजरात के, चौधरी मुनीर, इन सबको लगता है कि मुबैना तौर पे अगेन आगे चलते हुए कुछ निकलेगा नहीं, साफ क्लीन चिट ही मिल जाएगी, साफ बच के भी निकल सकते हैं। अल अरेबिया शुगर मिल का जो अभी आपको बताया, चूंकि सुलेमान शहबाज ओन करते हैं, इसका ऑडिट तो गैर जानिबदार एहतसाब में ज़रूरी है उसको साबित करने के लिए, सो इसको भी फहरिस्त में डाल दिया गया है, वो कि 740 मिलियन टन्स ही 740 टन्स ही इसने एक्सपोर्ट की। लिस्ट ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस तो चल रहा है। हुमायूं अख्तर के खानदान की मिल को भी नहीं छेड़ा गया इस फोरेंसिक ऑडिट के लिए, और खुसरो बख्तियार की भी सिर्फ उस मिल का ऑडिट हो रहा है कि जो सिंध में मौजूद है, घोटकी में, जिसने सब्सिडी अवेल ही नहीं की 2018 में। अब इस लिस्ट में 4 मिल्स ऐसी हैं कि जिन्होंने अपना चीनी प्रोडक्शन का ज्यादातर हिस्सा बरामद कर दिया और उन्हें सब्सिडी की मद में भी अच्छी खासी रकम अदा की गई। हुंजा शुगर मिल्स ने अपने स्टॉक का तकरीबन 74% बरामद किया, फातिमा शुगर मिल ने तकरीबन 68% और इंडस शुगर मिल ने 52% स्टॉक बरामद किया और सब्सिडी साथ ली। 2 स्टार शुगर मिल जो है वो भी मखदूम ब्रदर्स की, उसने अपने स्टॉक का तकरीबन 48% बरामद किया। इसी तरह इत्तेहाद शुगर मिल्स चौधरी मुनीर की 32% शेयर बरामद किया। ये तमाम शुगर मिल्स फोरेंसिक ऑडिट की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। अब सवाल यह है कि चौधरी ब्रादरान और मखदूम ब्रादरान की मिलों, जिनकी मुल्की शुगर पैदावार में एक बड़ा चंक है, बड़ा हिस्सा है, ऑडिट क्यों नहीं किया जा रहा? मखदूम ब्रदर्स की घोटकी में इस मिल को ऑडिट के लिए क्यों चुना गया है कि जिसका एक्सपोर्ट में कोई हिस्सा ही नहीं था? जस्ट क्लैरिफिकेशन, खुसरो बख्तियार के भाई हैं उमर शेरियार जिनकी शुगर मिल है, बट ऑफ कोर्स उनका भी जिक्र किया गया है। नाज़रीन, ये आपने बातें सुनी, देयर इज़ नो बिग एक्शन एक्सेप्ट फॉर जहांगीर खान तरीन, लेकिन शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मजीद चीनी की कीमत का तखमीना भी हमें दिया। तखमीना बताया गया 63 रुपये लगाया गया, जिसके बाद हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत और मिल मालकान को चीनी 70 रुपये में फ़रोख्त करने का हुक्म दिया, मगर अदालती फैसले के बावजूद चीनी 70 रुपये फ़रोख्त होने की बजाय 70 से 80 रुपये के दरमियान फ़रोख्त होती रही और फिर चीनी की बढ़ती कीमत
का इल्ज़ाम शुगर माफिया शरीफ और जरदारी खानदान पर तवातर से आयद होता रहा। ऑफ कोर्स शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीनी की 1 रुपए कीमत बढ़ती है तो शुगर मिल को 5 अरब 20 करोड़ का मुनाफा होता है। चीनी की कीमत कम करने के लिए हुकूमत ने 10 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जरिए देने का फैसला भी किया और जून 2020 में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 2 अरब रुपए माहाना के सब्सिडी पैकेज का ऐलान भी कर दिया गया। यही नहीं, 7 अप्रैल 2020 को यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 2 लाख मेट्रिक टन चीनी खरीदने का टेंडर दिया। आप अक्सर अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी रहे होंगे, जिसके तहत हुकूमत ने 80 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीद ली। और इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 1 जुलाई 2020 को एक बार फिर 78 रुपए 33 पैसे फी किलो के हिसाब से 78,000 मेट्रिक टन महंगी चीनी खरीद ली, यानी कि कमीशन की 63 रुपए फी किलो से 15 रुपए ज्यादा। अब इन आप खुद हिसाब लगा लीजिए, इन 15 रुपए के नतीजे में आवाम की जेबों से अरबों रुपया यूटिलिटी स्टोर्स ने महंगी चीनी खरीद कर निकाला, जो कि शुगर मिल मालकान की जेबों से निकाल कर के अंदर डाल दिया गया। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2020 के लिए एक बार फिर 35,000 मेट्रिक टन के टेंडर्स जारी किए गए, मगर अगस्त के महीने में सिर्फ 4,000 मेट्रिक टन चीनी खरीदी गई, कि जिसके बाद चीनी की कीमत बढ़ती गई और यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी 94 रुपए फी किलो में खरीदने का फैसला किया। अक्टूबर 2020 में चीनी की कीमत 68 रुपए मुकर्रर की गई, मगर चीनी 94 रुपए में फरोख्त होती रही। इसी तरह नवंबर 2020 में एक बार फिर चीनी खरीदारी का फैसला किया गया और 25,000 मेट्रिक टन दरामदी चीनी 82 रुपए फी किलो में यूटिलिटी स्टोर्स ने खरीद ली, यानी कि गुज़िश्ता 3 सालों में हर माह यूटिलिटी स्टोर्स ने महंगे दामों चीनी खरीदी है, कि जिसका फायदा मिल मालकान को या फिर इंपोर्टर्स को हुआ है। इस साल के शुरू में 2 जनवरी को मुसलसल चौथा चीनी खरीदारी का टेंडर ये कहकर मंसूख कर दिया गया कि 35,000 टन चीनी अगर खरीद ली जाती है तो ये यूटिलिटी स्टोर्स पर 104 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं होगी। नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर चीनी का बहरान सर उठाने लगा है, तो साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर को यह बताया है कि मकामी चीनी 92 रुपए फी किलो से कम मिलने में दुश्वारी पैदा हो रही है और अगर फैसला ना किया गया तो हम देखेंगे कि चीनी की किल्लत पैदा हो जाएगी एक बार फिर इस मुल्क के अंदर। चीनी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद तकरीबन हर माह यूटिलिटी स्टोर्स ने महंगी चीनी खरीदी है और ये फैसले वफाकी हुकूमत ने लेने हैं। अब इस सब के बावजूद वफाकी हुकूमत का बहरहाल यही मानना है कि सिंध ने क्रशिंग शुरू नहीं की, जिसकी वजह से ये सारा बहरान पैदा हुआ है। इसी हवाले से बात करते हैं, शमसुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब हमारा साथ देने का। फरमाइएगा, गुज़िश्ता 3 सालों से तवातुर से हम बहरान पैदा होते देख रहे हैं और एक दलील के बाद दूसरी दलील दी जा रही है। इवन तो अभी बताया जा रहा है शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 4 दिन का स्टॉक बाकी है, लेकिन आज हसान खावर साहब और हमाद अजहर हमें बता रहे थे वाफिर स्टॉक मौजूद है। असल वजह इसकी ये है कि जो 60s से आपकी पॉलिसी चली आ रही है उसको किसी ने चेंज नहीं किया और उस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी डिस्टॉर्शंस हैं, जहाँ पर हुकूमत आके इंटरवेंशन भी करती है, इंपोर्ट भी करती है और अगर एक्सपोर्ट करानी होती है तो सब्सिडी जाती। ये पॉलिसी की ख़राबी है, जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर वो लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। और जब अभी आपने देखा कि जो शुरू के जनवरी के अंदर इन्होंने डिसाइड किया था कि चीनी इम्पोर्ट करनी है, अब चीनी इम्पोर्ट करनी होती है तो उसका डिसीजन होता है कि आज हमने डिसीजन लिया तो आप नेक्स्ट 15-10 दिन के अंदर आप इंपोर्ट की एलसीज खोल दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर जाके जुलाई में उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, टेंडरिंग की और उसके बाद जो है उसको स्क्रैप कर दिया टेंडर, जिससे लोकल मार्केट में जो चीनी की कीमत जो 90 से 98 रुपए की उस ज़माने में चल रही थी, तो 15 दिन पहले की मैं बात करता हूँ, तो वो एकदम से बढ़कर जो है 142 रुपए तक जुमेरात तक चली गई थी। लेकिन अब जब से थैंक्स टू मीडिया के बड़ा एक्शन, उन्होंने टाइमली एक्शन लिया, नोटिस लिया और इसकी आवाज़ जो है ऐवानों तक पहुंची और उन्होंने भी एक्शन लिया और उसकी वजह से आज जो कीमत है 115 रुपये एक्स मिल पे आ चुकी है। तो ये देखना कि 15 दिन के अंदर जो है 44 रुपये रेट बढ़ जाना और 3-4 दिन के अंदर जो है 15-20 रुपये से ज़्यादा, 20 से 25 रुपये से ज़्यादा निकल जाना, इसका मतलब ये है कि आपकी पॉलिसी जो बनी हुई है उसके अंदर झोल है और जिसको मिसयूज किया जाता है। इसको सक्सेस कह रहे थे आज तर्जुमान पंजाब क्रैकडाउन के भी आ रहे हैं। अब क्रैकडाउन करने से चीनी जो है मार्केट में गायब हो जाएगी। आप अगर रिटेलर्स पे, होलसेलर्स पे जाके जुर्माने करोगे तो चीनी के अंदर तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता, वो तो 1-आध रुपया ही कमाते हैं जो होलसेल या रिटेल कर रहे हैं, तो उन पे क्रैकडाउन करें तो फिर लोग चीनी रखना बंद कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो हालात अब ऐसे बन रहे हैं, तो अब चीनी कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट से गायब हो जाए, क्योंकि क्रशिंग सीजन तो आपका
15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी इसमें बहुत टाइम है। और नेचुरली जो स्टॉक्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स, वो इस एंड ऑफ सीजन जो है वो कम हो चुके होते हैं। ये अरबों रुपए बना कौन रहा है सर? फिर इमरान खान ने आज भी अहम तरीन इजलास इस हवाले से किया है, वेयर इज द मनी गोइंग? देखें, पॉलिसी जो है उसकी ख़राबी की वजह से जो बैरन्स हैं वो भी नफ़ा कमा रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए ब्रोकर्स होते हैं, उनके जो डीलर्स होते हैं, ये सारों का एक स्पेकुलेटर्स का एक इनकनाइवेंस सारा काम होता है। अकेला अगर कोई आदमी करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, और उसी वजह से अरबों रुपए का नफ़ा जो है वो फिर आपको जो इन्वॉल्व होते हैं उन तक जाता है। और आपने ये भी देखा है माजी में भी जो रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें सामने इन्वेस्टिगेशन हुई, उन सब में कोई ना कोई जो है वो दोनों साइड्स पे होता है, क्योंकि ज़्यादातर तो पॉलिटिकल ही एक कमोडिटी बनी हुई है और उसमें जितनी मिले हैं वो ज़्यादातर लोगों की, सियासी लोगों की है। तो वो सब्सिडी जब लेनी होती है, इंटरनेशनल मार्केट सस्ती होती है तो उस वक्त सब्सिडी करा लेते हैं। और फिर बाद वक्त ऐसा भी हुआ कि चीनी की कीमतों को आलमी मार्केट के हिसाब से यहाँ मुझे बताइए सर, ये सिंध को बार बार क्यों ब्लेम किया जा रहा है? सारा मलबा आज भी सिंध के ऊपर डाला जा रहा है, क्या वाकई सिंध इज रिस्पॉन्सिबल? नहीं, सिंध में गन्ना की जो क्रशिंग है वो हमेशा से 15 अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हो जाती थी। लास्ट ईयर भी जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में कुछ बड़ी मिलों ने स्टार्ट कर दिया था। और हमेशा चीनी जो है, जो शुगर केन है, उसकी क्रॉप रेडी जो है सिंध में जल्दी होती है और पंजाब में लेट होती है। ये मौसम का एक फ़र्क है, उसकी वजह से यहाँ पे क्रशिंग ज़रा जल्दी होती है, लेट नहीं होती। पंजाब में लेट होती है। और क्रशिंग को अब इस वक्त जो है मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है जो ये ऐसी सिचुएशन बन जाए कि क्रशिंग और फर्दर डिले हो जाए, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो हुकूमत को एक तो ये चाहिए कि वो क्रशिंग किसी भी सूरत में जल्द से जल्द शुरू करवाएं, और साथ ही जो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शमसुल इस्लाम मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night, अल्लाह हाफिज।